हेलो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, होप सभी लोग बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे। आखिर वो दिन आ ही गया और कल आप लोगों का इलेक्ट्रिकल का पेपर है। ये जो मोटिवेशनल टॉक या क्विक रिवीजन मैं आप लोगों को देता हूँ, इसके पीछे एक ही पर्पज़ है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, एंड टाइम पे उनको भाई अपन जो पढ़ रहे हैं वो भूल रहे भाई ऐसा लगता है। तो आप लोगों को सब आता है। अपन ने बैच में ईच एंड एवरी कंसेप्ट एकदम डिटेल में लिया है। फर्स्ट लेसन से लेके तो लास्ट लेसन तक ईच एंड एवरी कंसेप्ट मैंने आप लोगों के क्लास के अंदर ही कर लिए, इसलिए आप लोगों को इलेक्ट्रिकल का कोई टेंशन नहीं है। और ये तो बात पक्की है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिकल के पेपर में लिखने के लिए इतना सारा रहेगा, आपको टाइम कम पड़ेगा, इजंट इट? तो सॉरी, मैं क्विक रिवीजन आप लोगों को दे देता हूँ तो इसलिए खुद के ऊपर विश्वास रखो, अपन ने सब कुछ लिया है, राइट? एकदम मस्त बी कॉन्फिडेंट होके जाने का और पूरा लिखने का, और जो पढ़ाया है ना वो सब कुछ आप लोगों को पेपर में दिखने वाला है। अपन ने एकदम रेगुलर बैच के अंदर मैंने आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग फर्स्ट लेसन से लेके तो आखिरी लेसन तक हर एक थ्योरी को पोर्शन बहुत अच्छे से अपन ने समझ के लिया। फिर एक एक टॉपिक मैंने आप लोगों से करके लिया, और फिर बाद में न्यूमेरिकल अपने आप ही आने लग गए थे, इजंट इट? तो न्यूमेरिकल भी आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो गए थे। फिर उसके बाद अपन ने बेसिक बैच तो लिया ही लिया, जिसके कारण आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स है ना उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर उसके बाद अपन ने फुल पोर्शन का पेपर, यूनिट वाइज पेपर, एंड एट द सेम टाइम आखिरी में अपन ने रिवीजन बैच भी लिया। तो इसलिए आप लोगों को सब आता है, और अपन ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। जिस दिन आप लोगों का वो आई थिंक केमिस्ट्री का पेपर हो गया था, उसी दिन अपन ने रिवीजन बैच के लिए आए, तो आपका मैंने बिल्कुल भी टाइम भी बर्बाद नहीं होने दिया, और सभी लोगों को सब आता है। अब आप जब कल पेपर सॉल्व करने के लिए जाओगे तो एकदम कॉन्फिडेंट होकर पेपर सॉल्व करना। पेपर कैसे सॉल्व करना ये मैं ये रिकॉर्डिंग के आखिरी में आप लोगों को बोलूँगा ही। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट लेसन जो आप लोगों का वो तो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह। तो इसके अंदर वो लेसन अपन ने कैसा लिया था, एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी अपनी नोट्स है, क्लास नोट्स, वो होप आप सभी लोगों के सामने हैं। अगर क्लास नोट्स आप सभी लोगों के सामने होंगी तो कैसा मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको फटाफट समझ में आने लगेंगे। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि नेटवर्क क्या रहता है। मैंने आप लोगों को समझा के दिया था कि एक हॉल है, वो हॉल को दूसरा हॉल कनेक्टेड है, दूसरे हॉल को तीसरा हॉल कनेक्टेड है, ऐसा कर कर के पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। इन द सेम मैनर नेटवर्क क्या रहता है, तो नेटवर्क के अंदर छोटे छोटे सर्किट्स रहते हैं। एक हॉल इज़ नथिंग बट द सर्किट, राइट ना? सो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ लूप, सब सर्किट को आप लूप बोलते हो, मेश बोलते हो, देन क्लोज पाथ बोलते हो। सो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ लूप्स इज कॉल्ड एज व्हाट? नेटवर्क। अब जैसा हॉल के अंदर डोर्स है, विंडोज़ है, वेंटिलेटर्स है, वैसे ही सर्किट के अंदर क्या रहते हैं? एक्टिव सोर्सेस एंड पैसिव सोर्सेस। अब एक्टिव सोर्सेस के अंदर दो रहते हैं, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स। और पैसिव सोर्स के अंदर तीन रहते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो अपन ने नेटवर्क की एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाई थी। फिर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड एनर्जी सोर्सेस इज कॉल्ड एज व्हाट? नेटवर्क। फिर अपन ने बोला था कि नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ टू सोर्सेस, एक्टिव सोर्सेस एंड पैसिव सोर्सेस। एक्टिव सोर्सेस इंक्लूड्स वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, एंड पैसिव सोर्सेस इंक्लूड्स रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। फिर अपन ने एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था वोल्टेज सोर्स। सो व्हाट डू मीन बाय वोल्टेज, यहाँ से शुरुआत की थी। ये थोड़ा बहुत थ्योरी पेपर है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, 50-50 वेटेज ऐसा समझो, या 60-40 समझो। तो ऐसा अगर है थ्योरी पेपर प्लस न्यूमेरिकल पेपर, तो इसमें हैंडराइटिंग वगैरह बहुत अच्छे से निकालना और एकदम साफ सुथरा लिखना पेपर। तो वोल्टेज के बारे में देखा था, वर्डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज व्हाट? वोल्टेज, डिनोटेड बाय लेटर वी, यूनिट इज वोल्ट्स। उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है, फिर आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या रहता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैसा रहता है, ये सब अपन ने वोल्टेज के अंदर लिखा है, आपको पता भी हो। नेक्स्ट उसके बाद करंट देखा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? करंट। फिर उसका डेरिवेशन किया था और चार्ज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ करंट निकाला था, Q इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to t I of t इंटू dt, राइट? फिर उसके बाद करंट का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है, तो एरोहेड इनसाइड द सर्कल अपवर्ड शोविंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग अपवर्ड, एंड एरोहेड इनसाइड द सर्कल डाउनवर्ड शोविंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग डाउनवर्ड। फिर वो होने के बाद अपन ने आइडियल करंट सोर्स क्या रहता है, फिर प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या रहता है, ये भी सब कुछ समझ लिया था, राइट?
अभी क्विक रिवीजन है तो मैं इतना भी डिटेल में नहीं बोलता हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर बोलता हूँ ताकि आपको लगेगा कि आपको सब आता है। और बैच में मैंने एक एक बंदे का अच्छे से करके लिया है। आप लोगों को पता है बैच में जब तक कि आप लोगों को आता नहीं मैं आगे नहीं बढ़ता था, राइट। चलो आगे बढ़ते फिर अपन ने देखा वो होने के बाद रजिस्टर क्या रहता है। सो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेजिस्टेंस। पहले तो अच्छे से समझ के लिया था रेजिस्टेंस क्या रहता है। फिर उसके बाद डिनोटेड बाय लेटर आर, यूनिट इज ओहम। फिर उसके 4 प्रॉपर्टीज देखा था अपन ने। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय हो गया, तो आर इक्वल्स टू रो एल बाय हो गया। और रो का मतलब क्या होता है, रजिस्टिविटी, राइट, या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फिर रो की वैल्यू निकाली थी जो आई थी आर ए अपॉन एल। चलो वो होने के बाद फिर अपन ने कंडक्टेंस पढ़ा। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, कंडक्टेंस। जैसा रेजिस्टेंस अपोज करता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैसे कंडक्टेंस क्या करेगा, अलाउ करेगा। सो कंडक्टेंस अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। रेजिस्टेंस का यूनिट अगर ओहम है तो इसका यूनिट क्या रहेगा, मो, कंडक्टेंस का। फिर जैसा रजिस्टिविटी वैसे कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल इज कॉल्ड एज व्हाट, कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी का यूनिट अगर ओहम मीटर है तो इसका क्या होगा, मो पर मीटर होगा। फिर उसके बाद अपन ने ओहम्स लॉ पढ़ा था। 2 वे से बोला था मैंने आप लोगों को ओहम्स लॉ। इनिशियली ओहम्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है वो आर लेते हैं, सो वी इक्वल्स टू आई आर। और सेकेंड वे से बोला था एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। सो आई इक्वल्स टू कौन, जी वी, जी का मतलब 1/r, सो वी आर गेटिंग वी इक्वल्स टू आई आर, है ना। चलो इतना होने के बाद फिर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। सो व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, फर्स्ट ऑफ ऑल, अरे जो सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसको अपन इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। उसको लिखो, द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट को 2 इसमें कैटेगराइज किया था, एक था सीरीज सर्किट और दूसरा था पैरेलल सर्किट। तो सीरीज सर्किट की और पैरेलल सर्किट की पहले डेफिनेशन बनाई थी अपन ने, डायग्राम वायग्राम भी ड्रॉ किया था कि व्हेन वन टर्मिनल ऑफ वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू ओनली वन एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड एज सीरीज सर्किट, एंड व्हेन वन टर्मिनल ऑफ वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, पैरेलल सर्किट। फिर 3 अजम्पशंस बनाए थे दोनों भी इसमें। पहला अजम्पशन था कि सीरीज सर्किट में सेम करंट फ्लो होता है और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है अक्रॉस एवरी एलिमेंट, और सीरीज सर्किट में करंट वोल्टेज अक्रॉस एवरी एलिमेंट इज डिफरेंट, एंड पैरेलल सर्किट में करंट फ्लोइंग थ्रू एवरी एलिमेंट इज डिफरेंट। और थर्ड पॉइंट बनाया था बाय ओहम्स लॉ, टोटल वोल्टेज इज अल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस अक्रॉस एवरी एलिमेंट, और इधर पैरेलल में फिर टोटल करंट इज इक्वल्स टू अल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स फ्लोइंग थ्रू एवरी एलिमेंट। फिर उसको सॉल्व किया, सो वी आर गेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट, दैट इज आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन। एंड पैरेलल सर्किट में 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस एंड सो ऑन, यानी जितने भी रेजिस्टेंसेस सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड होंगे उतना वो हिसाब से। फिर अपन ने करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल भी उसके अंदर देखा था, तो बहुत आसान करके आप लोगों को क्लियर हो गया था। और फिर इसके बाद अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे तो वो भी आप लोगों को आ जाते। ये होने के बाद अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉज आपके पेपर में आ सकता है, प्लीज़ किरचॉफ्स के दोनों भी लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। तो किरचॉफ्स करंट लॉ अपन ने देखा था, एक डायग्राम वायग्राम निकाली थी, नोड या जंक्शन पॉइंट, है ना, जहाँ पे बहुत सारी करंट की ब्रांचेस आ रही है या जा रही है। सो अल्जेब्रिक सम ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट दैट द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट वेदर एंटरिंग और लिविंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। और सेकेंड वे से बोला था दी किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट दैट अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। बस वो एग्जांपल वगैरह देके उसको एक्सप्लेन करने का मस्त। फिर अपन ने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखा था कि अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल्स टू अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज राइज, ये पहले वे से। और सेकेंड वे से बोला था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट दैट द अल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज इन द सर्किट, दैट्स इट। अब मैंने जब आप लोगों को प्रॉब्लम्स पढ़ाए थे केवीएल के, केवीएल का प्रॉब्लम वगैरह भी आ सकता है। किरचॉफ्स लॉज ये तो आती है पेपर में, बट एक आधे बार अभी प्रॉब्लम भी आ सकता है, तो वो अच्छे से करना। तो प्रॉब्लम कितने आसान कर दिए थे आप लोगों को मैंने कितने भी लूप्स हो, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, क्लॉकवाइज ही करंट कंसिडर करना है,
बराबर है। अब किरचॉफ्स लॉज वगैरह आप लोगों को लगाते आता है यार, ऑलमोस्ट 25 से 30 प्रॉब्लम लिए थे अपन ने, इतने सारे प्रॉब्लम नहीं हो पाते, लेकिन मैंने बराबर आप लोगों के इतने सारे प्रॉब्लम अपन ने लिए थे, और वो भी बहुत कम टाइम में लिए थे, यू गाइज नो। और पहले या दूसरे लेक्चर में आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया था, जिसके कारण अब दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों को सॉल्व करते आएंगा ही। ऐसी बेहतरीन ढंग से अपन ने प्रैक्टिस भी किया है केवीएल की। तो जो क्लॉकवाइज अपन करंट लेते हैं वो क्लॉकवाइज करंट का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट का सेकंड साइन देखने का वोल्टेज सोर्स का, समझ रहे ना। अगर वो बड़ी डंडी होंगी यानी पॉजिटिव होगा तो प्लस लेना वोल्टेज, और निगेटिव होगा तो निगेटिव लेना है, छोटी डंडी होंगी तो निगेटिव लेना है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट का। चलो ठीक है। अब एखादे बार एखादे करंट की वैल्यू वगैरह निगेटिव आ गई, तो निगेटिव क्यों आया, बिकॉज अपन ने नहीं सुना और अपन ने क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट ही अज्यूम किया, तो इसीलिए वो निगेटिव आया। तो फिर आखिरी आंसर में उसको पॉजिटिव करके लिख लेना, निगेटिव साइन कम्स बिकॉज ऑफ अजम्पशन ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, इजंट इट। चलो, ये होने के बाद केवीएल के बहुत सारे प्रॉब्लम अपन ने प्रैक्टिस कर लिए, 2 लूप 3 लूप वाले। फिर उसके बाद अपन ने लिया था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये कंपलसरी ऑलमोस्ट, ये नहीं तो फिर थेवेनिन्स थ्योरम, दो में से एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में कंपलसरी रहेगा ही, हर बार रहता है, इस बार भी रहेगा। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम विथ एग्जांपल ऐसा रहेगा, तो ये अपने बहुत अच्छे से लिया और आया है। रिमेंबर दोज डेज, 14 बार बोलना पड़ा था अपने को सुपरपोजिशन थ्योरम, तब जाके आप लोगों को आने लगा। एक छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप लोग उसमें से छोड़ देते हो तो फिर वो थ्योरम को मतलब नहीं रहता है। तो अपन ने कैसा बनाया था सुपरपोजिशन थ्योरम, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था, और फिर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के बाद अब पूरा जो प्रोफार्मा है सुपरपोजिशन का वो आपके आंखों के सामने था, फिर सबको जोड़ के अपन ने थ्योरम बनाया था कि सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट दैट इन एनी लीनियर नेटवर्क, हर एक शब्द को मतलब है कंटेनिंग नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेस, देन रिस्पॉन्स इन एनी ब्रांच इज अल्जेब्रिक सम ऑफ रिस्पॉन्स ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्स एक्टिंग अलोन वाइल अदर्स आर डीएक्टिवेटेड। फिर उसका मस्त एग्जाम्पल लिखना, उसको वेरीफाई करके दिखाना सुपरपोजिशन थ्योरम को, बस उतना ही एक्सपेक्टेड है। फिर अपन ने थेवेनिन्स थ्योरम देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वंस अगेन प्लीज़ इसको भी छोड़ना मत। सबसे पहले अपन ने न्यूमेरिकल्स वगैरह लिया था और उसको एक्सप्लेन करके फिर एक प्रोफार्मा क्रिएट किया था आपके सामने, और फिर आपको पटाख से आने लग गया था, और सभी इसको जोड़ा था अपन ने पॉइंट्स को, कि थेवेनिन्स थ्योरम स्टेट दैट इन एनी लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड ओपन आउट टर्मिनल can be replaced by an equivalent circuit containing VTH in series with RTH, where VTH is Thevenin equivalent voltage, या उसको दूसरा नाम है ओपन सर्किट पोटेंशियल, एंड RTH इज थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसका दूसरा नाम बस RTH इज कॉल्ड एज व्हाट, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और फिर वो डायग्राम वायग्राम निकाल के देखो इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट वाली, बराबर है ना, VTH इन सीरीज विथ RTH, और बाद में वो RL और IL की वैल्यू रहेंगी, फिर VTH अपॉन RTH प्लस RL, वो पूरा थ्योरी में आएंगे। बाद में एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन, एक एग्जांपल लेने का, उसको एक्सप्लेन करके दिखाने का और उसको वेरीफाई करके दिखाने का। पहले KVL से सॉल्व करो बाद में। अब आप लोग फर्स्ट ईयर वाले हो, मैं काफ़ी बार आप लोगों को बोला, मैंने 2 अप्रोच से आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए, एक इक्वेशन बना के भी करके दिया, मैट्रिक्स मेथड से भी करके दिया। अब फर्स्ट ईयर में नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे टीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग भाई इक्वेशन लिखो। अब ये सभी समझ सकते हैं, वी आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, सो इफ़ यू आर गोइंग विद अ डायरेक्ट कैलकुलेशंस, बराबर है ना, सो यार मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मैट्रिक्स वगैरह लिख के होंगे, बट ऐसा नहीं रहता। तो इसलिए आप लोग अगर टाइम होगा तो दोनों भी अप्रोच से सॉल्व करके आओ, इट विल बी अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन दैट पेपर चेकर। नहीं तो फिर इक्वेशन से लिख के आना, और इक्वेशन से लिख के उसका आंसर निकाल लेना। डायरेक्ट मैट्रिक्स मेथड से फर्स्ट ईयर लेवल पे मत लिखना, राइट। चलो, फिर उसके बाद अपन ने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लिया था। ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है, तो अभी भी आएगा। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, उसका भी डेरिवेशन मैंने बहुत अच्छे से लिया है। कोई एक आधा स्टूडेंट है जिसको स्टार डेल्टा का वापस से चाहिए, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल के रखा है, वो लेक्चर आप लोग देख सकते हो, राइट। तो स्टार डेल्टा का डेरिवेशन कोई नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद अपन ने उसके न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। तो पहला जो डेरिवेशन देखा था वो देखा था अपन ने डेल्टा टू स्टार, यानी इनपुट कौन है डेल्टा, दैट इज R12 R23 R31, और आउटपुट कौन है स्टार, दैट इज R1 R2 R3। फिर अपन ने R1 R2 R3 की वैल्यू निकाली थी। तो ये तीनों भी वैल्यू के टाइम पे डिनोमिनेटर कॉमन आता है, कौन आता है, R12 प्लस R23 प्लस R31। और जैसे R1 है तो 1 कहाँ पे आता है, R12 में आता है और R31 में आता है, तो वो न्यूमरेटर में लिखना। सिमिलरली R2 एंड R3। फिर अपन ने जैसा डेल्टा टू स्टार किया, बाद में अपन ने स्टार टू डेल्टा भी किया था।
तो स्टार टू डेल्टा, तो इनपुट हो गया स्टार, आउटपुट हो गया डेल्टा। अब डेल्टा आउटपुट हो गया तो आउटपुट हो गया R12 R23 R31। तो इसमें न्यूमरेटर सेम रहता है तीनों भी फॉर्मूले में, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 डिवाइडेड बाय, जैसे कि पहला R12 कौन नहीं है 3, इसलिए R3। सिमिलरली फॉर फिर उसके बाद R23 एंड R31 के लिए भी आप लोग लिख सकते हो, इजंट इट, ऐसा था। तो फिर इसके न्यूमेरिकल्स भी अपन ने लिए थे, और बाद में सबसे आखिरी में अपन ने रिवीजन बैच में लिया था टॉपिक जिसका नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला। तो वो छोड़ना मत, मैंने आप लोगों को उसके फोटोज़ दिए थे, तो एकदम ईजी टॉपिक है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला, तो उसका डेरिवेशन भी देख के जाना। तो ऐसा था आप लोगों का फर्स्ट लेसन। तो अभी मैंने इतना बोलने के बाद आप लोगों को तो कॉन्फिडेंस आऊँगा कि अपने को सब आता है, यस। तो फिर बी कॉन्फिडेंट और डरना मत, वापस से रिवाइज करो। और मैंने आप लोगों को रिवीजन कैसे करते हैं, मैंने बोला था आपको एक कॉर्नर की तरफ देखते रहो और अकेले बड़बड़ करते रहो, बस वैसा एक बार करके देखो, देखो आपको सब आता है, तो बी कॉन्फिडेंट ना हो। नेक्स्ट, फिर सेकंड लेसन अपन ने लिया था मैग्नेटिज्म वाला। तो उसके अंदर अपन ने पहला टॉपिक लिया था कि परमानेंट मैग्नेट क्या रहता है। व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली इन अ स्पेस, देन द एंड ऑफ द मैग्नेट डायरेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, साउथ पोल ऑफ दैट मैग्नेट। फिर उसके बाद अपन ने कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था, है ना। दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्सेस विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स टुवर्ड साउथ पोल, एंड द बंडल ऑफ और टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स, denoted by letter phi. Unit is Maxwell, SI unit is Weber, and 1 Weber equals to 10 raised to the power 8 Maxwell। फिर उसके बाद अपन ने उसके प्रॉपर्टीज़ भी देखा था कि दे ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, टर्मिनेट्स टुवर्ड साउथ पोल, दे ऑलवेज फॉर्म द क्लोज पाथ, एंड दे नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट्स इट। तो ये पूरा बनाया था। फिर उसके बाद अपन ने कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, डिनोटेड बाय लेटर बी। उसको और एक्सप्लेन किया था अपन ने। फिर उसके बाद परमिएबिलिटी कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज एबिलिटी ऑफ मीडियम टू अलाउ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस टू फ्लो थ्रू द मैग्नेटिक सर्किट। वो होने के बाद फिर अपन ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखा था, बराबर है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय लेटर एच, एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, तो बी इक्वल्स टू कौन, म्यू इंटू एच, दैट इज बी इक्वल्स टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर इंटू एच। और फिर अपन ने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ MMF, दैट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर आप स्ट्रेट पीस ऑफ कंडक्टर लेते हो और उसको सप्लाई देते हो तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने के बाद उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होंगे, बोले तो जनरेट होंगे मैग्नेटिक फ्लक्सेस। लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्सेस जनरेट हो रहे उसका कैलकुलेशन किया अपन ने, उसको काउंट किया। अब क्या करता हूँ मैं, वही कंडक्टर को कॉइल लाइक शेप में अरेंज करता हूँ, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्सेस बहुत ज़्यादा बनने लग गए। इसीलिए अपन क्या करते हैं, एक जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर न लेते हुए वाउंड करते उसको कोर मटेरियल के ऊपर, यानी कॉइल लाइक शेप में अरेंज करते उसको। तो वहाँ पे जो एक मैग्नेटिक प्रेशर क्रिएट होता है उसको ही तो अपन क्या बोलते हैं, MMF बोलते हैं, जिसको लिखते हैं अपन MMF इक्वल्स टू N इंटू आई। और फिर ये होने के बाद अपन ने रिलक्टेंस टॉपिक देखा था। MMF का यूनिट क्या रहेगा, एम्पियर टर्न्स। फिर रिलक्टेंस देखा था, डिनोटेड बाय लेटर एस, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्सेस। 3 प्रॉपर्टी उसकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, एंड वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। बस यहाँ पे टेम्परेचर वाला टॉपिक मत लाना, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता नहीं। दिस इज द डिसिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। फिर उसके बाद परमन्स देखा था अपन ने, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इज परमन्स। और उसके बाद अपन ने ओम्स लॉ देखा था कि ओम्स लॉ स्टेट दैट द रेशियो ऑफ MMF एंड फ्लक्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट इज MMF इक्वल्स टू phi इंटू एस, है ना। और दूसरे वे से भी अपन ने ओम्स लॉ लिखा था, दोनों भी वे से आप लिख के होते हो, तो वेरी गुड इंप्रेशन। चलो, तो ये था आपका इनिशियल पार्ट, और इतने पार्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम आपके पेपर के अंदर कंपलसरी आएगा। अब दैट प्रॉब्लम या क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस वे, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। एक तो ऐसा रहेगा, या तो फिर वो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एक्सप्लेन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। अब मैंने जब आप लोग के सारे डेफिनेशन पढ़ाए थे, साथ साथ में मैंने आपको नोट कर करके इलेक्ट्रिक वाला भी पार्ट पढ़ाया हुआ है, यानी आपको लिखने के टाइम पे पॉइंट्स मिल जाते हैं। या तो फिर ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स दिया रहेगा, रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस, ओम्स लॉ, देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, परमिएबिलिटी, ऐसा दिया रहेगा एक क्वेश्चन, लेकिन कंपलसरी रहेगा यानी रहेगा, राइट। मोस्ट एमपी के अंदर मैंने सब डाला हुआ है, आपको पता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ने जो नेक्स्ट देखा इसके अंदर वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
right principle कि whenever the current carrying conductor is placed inside the magnetic field, it will rotate and cut the magnetic lines of forces, due to which EMF will get induced in that conductor. बराबर है. फिर इसके बाद अपन ने देखा था फैराडेज के दो लॉ. फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट दैट whenever change in magnetic flux is linked with the coil and EMF will get induced in that coil. और दूसरा लॉ देखा था कि magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic fluxes with respect to time, that is E equals to n d phi by dt. और फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था लेंज लॉ वगैरह, इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूस बाय फैराडेज लॉ ई इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी. और फिर उसके बाद अपन ने देखा था नेचर ऑफ इंड्यूस ईएमएफ. तो जो भी इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर वो दो हिसाब से, पहला कौन है डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ और दूसरा कौन है स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ. अब डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ क्या रहता है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर रोटेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी रहती है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको बोलेंगे अपन डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ. इसको इंग्लिश में लिखने का प्रॉपरली, वेन एवर द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी, देन इट विल कट द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज ड्यू टू विच ईएमएफ विल गेट इंड्यूस इन दैट कंडक्टर कॉल्ड एज डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ. ऐसा लिखने का बराबर. फिर उसका अपन ने डेरिवेशन भी किया था, वो आया था E इक्वल्स टू बी एल वी. बाद में V को अपन ने रिजॉल्व किया था दो कंपोनेंट में, V साइन थीटा एंड V कॉस थीटा. तो वो भी आपको आता है. V साइन थीटा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो परपेंडिकुलर रहता है किसको, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को, इसलिए वो कट करेगा. V कॉस थीटा पैरेलल रहता है, इसलिए इंड्यूस EMF E इक्वल्स टू अपन लिखते हैं BLV साइन थीटा. तो एकदम मस्त लिखने का, सब बढ़िया आप लोगों का लिया हुआ है. उसके बाद अपन ने देखा है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ एंड स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ. तो उसके अंदर दो आता है, सेल्फ इंड्यूस एंड म्यूचुअल इंड्यूस. फिर जो स्टैटिकल इंड्यूस ईएमएफ है उसके बारे में लिखने का कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग, then it will cut the magnetic lines of forces due to which EMF will get induced in that conductor called as statically induced EMF. है ना, कंडक्टर स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है ऐसा. फिर वो दो इसमें कैटेगराइज किया था अपन ने, कौन, सेल्फ इंड्यूस एंड म्यूचुअल इंड्यूस. फिर सेल्फ और म्यूचुअल दोनों के भी डेफिनेशंस वगैरह सब इधर करके लिए थे. अभी क्विक रिवीजन देना है, आपको पता है तो इसलिए मैं इतना भी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ. फिर बाद में अपन ने सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का फिर डेरिवेशन किया था और फाइनली अपने को मिला था L इक्वल्स टू n²/s. वो डेरिवेशन बराबर देखना क्योंकि क्यों काम का है, थेरी भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तब भी आपको काम में आएगा. जैसे कि वो डेरिवेशन करते टाइम पे अपन लिखते हैं E इक्वल्स टू n d phi by dt बाय फैराडेज लॉ एंड बाय सेल्फ इंड्यूस EMF E इक्वल्स टू L di by dt. दोनों को इक्वेट करते तो वी आर गेटिंग n phi इक्वल्स टू L i. फिर L मिल जाता है n phi अपॉन i, अरे पता है ना आपको. फिर उसको सॉल्व करते तो L इक्वल्स टू n²/s मिलेगा. नाउ सेम इज द केस फॉर म्यूचुअल इंड्यूस EMF, तो वो भी आप लोगों को आता है फिर, इजंट इट. और म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलता है फिर m इक्वल्स टू n1n2/s. तो चलो ये हो गया. फिर इसके बाद अपन ने लिया था एक टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक लीकेज एंड फ्रिंजिंग. ये तो मैंने बहुत कॉमेडी वे से आप लोग को समझा के दिया था, कोई कभी भूलने वाला नहीं है. तो मैग्नेटिक लीकेज, जब आप सप्लाई देते हो तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने के कारण वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होना चालू होगा. अब हर एक मैग्नेटिक सर्किट को क्या रहता है, एयर गैप रहता है, तो वहाँ से फ्लक्सेस लीक हो सकते हैं. तो जितने भी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्सेस है उसमें से ऑलमोस्ट सभी फ्लक्सेस अपना इंटेंडेड पाथ फॉलो करेंगे, बट कुछ कुछ फ्लक्सेस हो सकता है कि जो एयर गैप है वहाँ से लीक होंगे. अब लीक हुए फ्लक्सेस में से जो फ्लक्सेस कंप्लीटली लीक हो जाएंगे उसको अपन लीकेज फ्लक्स बोलेंगे. लेकिन लीक होने के बाद भी वो अगर फ्लक्सेस कोई दूसरे एप्लीकेशन के लिए काम में आ रहे होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यूजफुल फ्लक्स. सो इसीलिए टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू अपन ने लिखा था यूजफुल फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स. बाद में अपन एक लीकेज फैक्टर बनाया था और बाद में अपन ने फ्रिंजिंग टॉपिक पढ़ा था. तो फ्रिंजिंग कैसा था कि हर एक मैग्नेटिक सर्किट को एयर गैप रहता है, तो वो एयर गैप में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्सेस एयर गैप के पास आते हैं तो वो बल्जिंग आउटसाइड द एयर गैप होते हैं ऐसा, राइट. तो जिसके कारण एरिया बढ़ते जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कम होगा ना, B इक्वल्स टू phi बाय रहता है. तो वही इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट. फिर अपन ने देखा था सीरीज मैग्नेटिक सर्किट. तो सीरीज मैग्नेटिक सर्किट भी बहुत अच्छे से अपन ने लिया था, जिसके अंदर अपने को मिल गया था MMF इक्वल्स टू H/L, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था वो भी, तो वो भी अच्छे से देख के जाना. एंड लास्टली नाउ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग अपन ने एक टॉपिक देखा था. तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या रहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले उसके अंदर सेल्फ इंड्यूस EMF की डेफिनेशन वगैरह बोलना, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ फ्लक्सेस गेट लीक एंड लिंक विद दी सेकेंड कॉइल. सो EMF विल गेट इंड्यूस इन द सेकेंड कॉइल कॉल्ड एज म्यूचुअल इंड्यूस EMF. और उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस अपन लिखते थे फिर M इक्वल्स टू N1K1∅1/I1. सिमिलरली दूसरे कॉइल के लिए लिखना तो M इक्वल्स टू N2K2∅2/I2. दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना तो आपको मिल जाएगा फिर M² इक्वल्स टू
K1 K2 इंटू L1 L2 है ना, N1 ∅1 अपॉन I1, N2 ∅2 अपॉन I2, इट्स गोना बी L1 L2। और फिर K1 K2 को अपन K मानते हैं तो K स्क्वायर इक्वल्स टू M स्क्वायर अपॉन L1 L2 आता, तो टेकिंग स्क्वायर रूट तो K इक्वल्स टू M अपॉन अंडर रूट L1 L2। ऐसा आपको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का डेरिवेशन मिलता, तो प्लीज़ ये भी छोड़ना मत। फर्स्ट लेसन में किरचॉफ्स लॉ, देन उसके बाद स्टार डेल्टा, डेल्टा टू स्टार का डेरिवेशन, थर्ड क्वेश्चन स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम विद एग्जांपल, फोर्थ क्वेश्चन स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम विद एग्जांपल, एंड फिफ्थ क्वेश्चन टेम्परेचर कोएफिशिएंट का डेरिवेशन। इतने 5 क्वेश्चन फर्स्ट लेसन के बिल्कुल छोड़ना मत। हो सकता है मैंने अभी जो 5 बोले ना उसमें से 3 या 4 आपको पेपर में दिखे, राइट। और आईएमपी में भी मैंने इतने ही क्वेश्चन दिए मोस्ट आईएमपी में। फिर नेक्स्ट सेकेंड लेसन में आप लोगों ने पहला जो पार्ट है एक्सप्लेन द टर्म्स, या उसको ही डिफरेंशिएट बिटवीन या सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, ऐसा भी आ सकता है। नेक्स्ट उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आ सकता है। देन सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, ये भी आ सकता है। लीकेज एंड फ्रिंजिंग या सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, ये भी आ सकता है। तो मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो भी निकाल के दिए। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से करो, बाद में अपनी क्लास नोट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट में का एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। चलो फिर बाद में अपन ने थर्ड लेसन लिया एसी फंडामेंटल। अब एसी फंडामेंटल्स में अपन ने सबसे पहले कुछ डेफिनेशन लिए थे, जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन वेवफॉर्म की थी। फिर बाद में मैंने आप लोगों को अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या रहता है, साइकिल क्या रहता है, टाइम पीरियड क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, ये सब मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया था। फिर उसके बाद अपन ने जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट ये समझा के दिया था। वो डेरिवेशन में आप लोगों को पता है 3 ही पॉइंट बोले थे मैंने आप लोगों को। वो 3 पॉइंट अभी इतना एक्सप्लेन नहीं करता, आपको पता है 3 पॉइंट कि पहले सप्लाई दिया नहीं उसके बारे में लिखना है। अब सप्लाई दिया तो थोड़ा सा रोटेट होगा बाय एन एंगल थीटा, और बाद में जब वो करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो पता है आपको, तो वो लिखना बराबर। तो ई इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा टी या थीटा, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी या थीटा, तो वो बन जाता है, राइट। लेकिन उसके बाद का जो डेरिवेशन है ना वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, दैट इज आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, इसका एक्सप्रेशन किसी ने भी छोड़ना मत, बहुत ही ईजी है, मस्त देख के जाना अच्छे से, राइट। चलो उसके बाद अपन ने एवरेज वैल्यू का भी लिया। एवरेज वैल्यू अपन हाफ वेव के लिए निकालते हैं, राइट, 0 टू पाई लेना इंटीग्रल, तो वो भी आप लोग को आता है। फिर 2 डेफिनेशन लिए थे अपन ने, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर, है ना। फिर उसके बाद का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एसी थ्रू प्योर रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। और उसके बाद है एसी थ्रू सीरीज आरएल, आरसी एंड आरएलसी। तो जो पहले 3 डेरिवेशन है एसी थ्रू आरएलसी, इसमें मैंने आपको स्टेप वाइज बोला था कैसा, पहले तीनों के डायग्राम बनाओ, बाद में उसको एक्सप्लेन करो। कंसीडर प्योर रजिस्टर, इंडक्टर होगा तो इंडक्टर, कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर, कनेक्टेड विथ अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, एंड लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट। प्योर रजिस्टर होगा तो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। फिर सेकेंड स्टेप क्या रहेंगी, वोल्टेज पता है V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, आप लोगों ने करंट निकालो। और करंट कैसा निकालते हैं, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये फॉर्मूलीज का यूज़ करके करंट की वैल्यू निकालने का वास है। तो पहले केस में करंट मिलेगा, फिर I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम रहता है वी एम अपॉन आर। दूसरे केस में I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2 मिलता है। और तीसरे केस में कैपेसिटर के टाइम पे I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2 मिलता है। आपके सामने रजिस्टर है तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो और आपका ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके लिया है, बस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के आपको सब आता, एग्जाम में एकदम मस्त लिखने का सब। फिर ये तीनों डेरिवेशन में जैसे कि रजिस्टर में IM जो रहता है वो वी एम अपॉन आर, इंडक्टर के टाइम पे IM रहता है वी एम अपॉन एक्सएल, एक्सएल रहता है इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसकी वैल्यू रहती है ओमेगा एल, और कैपेसिटर के टाइम पे वी एम अपॉन एक्सी, एक्सी रहता है 1 अपॉन ओमेगा सी, उसकी वैल्यू यानी ऑब्वियसली 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिर वो तीनों डेरिवेशन से ये समझ में आता है कि रजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। इंडक्टर के केस में करंट लैग्स वोल्टेज बाय π/2, तो अल्टीमेटली वोल्टेज लीड करेगा π/2 से करंट वोल्टेज को, सॉरी वोल्टेज लीड करेगा करंट को, यानी करंट लैग कर रहा है। कोई तो भी एक याद रखो, जैसे कि करंट लैग करेगा वोल्टेज को इंडक्टर में, और कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है वोल्टेज को, तो अल्टीमेटली वोल्टेज लैग करेगा π/2 से। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था पावर कैलकुलेशन, तो वो भी आपको समझ गए। और बाद में अपन ने निकाला था वेवफॉर्म। ऐसा आप लोगों का वो तीनों डेरिवेशन हुए, और मुझे ये लगता है कि ये तीनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आपके पेपर में कंपलसरी आएगा, इन्हें आएगा। तो एक जैसे तीनों भी डेरिवेशन पढ़ाए भी वैसे आपको, तो आपको सब आता है,
मस्त उसको प्रिपेयर करके जाओ। नेक्स्ट, फिर अपन ने और 3 डेरिवेशन लिए थे, दैट इज आर एल सीरीज सर्किट, आर सी सीरीज सर्किट एंड आर एल सी सीरीज सर्किट ए सी थ्रू। तो तीनों भी डेरिवेशन एक जैसे ही है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तीनों के पहले डायग्राम्स निकालो, उसको एक्सप्लेन करो, बाद में सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट सेम फ्लो होता है, वोल्टेज अक्रॉस एवरी एलिमेंट डिफरेंट रहता है और टोटल वोल्टेज इज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस अक्रॉस एवरी एलिमेंट, तो वो हिसाब से वो लिखो। एंड फिर आर एल सर्किट है जैसे कि, तो रजिस्टर में क्या होता है, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, और इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करता है π/2 से, तो इसीलिए आरएल में क्या करेंगे, करंट लैग करेंगे वोल्टेज को बाय लेस देन π/2। उसके फेजर डायग्राम्स वगैरह बनाओ। सेम इज द केस फॉर आरसी सर्किट, फिर आरएलसी में भी। और इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, फिर वोल्टेज ट्रायंगल बनाना है और 5 पॉइंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर पता है ना आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट ऑन द बोर्ड, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x एंड z इक्वल्स टू x प्लस आई कॉम्प्लेक्स। बस यही आप लोगों को वो ट्रायंगल में लिखना है। तो ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड x के जगह पे वी आर रहेगा, अपोजिट साइड y जिसको अपन कंसिडर करते हैं इन जनरल जब पढ़ाया था तो उसको वी एल बोलेंगे, और जो हाइपोटेनस है जिसको अपन z बोलते हैं वो यहाँ पे v है, तो उसके हिसाब से लिखना। फिर वोल्टेज को अगर अपन डिवाइड करेंगे करंट से, सो वी विल गेट इम्पीडेंस ट्रायंगल, तो वो भी आपको पता है। बहुत सारे फॉर्मूले क्रिएट होते वहाँ से, तो वो आपको याद रखने की नीड ही नहीं है। वो सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट ऑन दी बोर्ड मैंने पढ़ा था, बस उसके हिसाब से सब लिखते आता है। फिर उसके बाद आरएलसी सीरीज सर्किट में फिर पावर कैलकुलेशन करो, फिर उसके बाद उसके वेवफॉर्म से निकाल के दिखाओ। फिर उसके बाद आरएलसी सीरीज सर्किट में एक तो सर्किट में एल ग्रेटर देन सी होगा या सी ग्रेटर देन, उसके हिसाब से उसका भी डेरिवेशन आपको आता है। फिर तो ये सभी के सभी 6 के 6 डेरिवेशन अपन ने बहुत अच्छे से लिया ना, आपको बहुत अच्छे से आता है, और यही 6 डेरिवेशन ये थर्ड लेसन की जान है। नेक्स्ट, बाद में एक लास्ट टॉपिक लिया था अपन ने, रेजोनेंस वाला, आरएलसी सीरीज रेजोनेंस। तो आप लोग कुछ भी लिखते आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना वो आपके डिस्कशन में दिखता नहीं है। ऐसा एएमए के स्टूडेंट का बिल्कुल नहीं होने को ना। रेजोनेंस में व्हाट डू मीन बाय रेजोनेंस इनिशियली वो एक्सप्लेन करने का, जैसे कि वी नो दैट एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल रहता है, ओमेगा यानी 2πf एल, तो ओमेगा इज 2πf और एल, तो एक्सएल इक्वल्स टू हो गया 2πf एल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और एक्सी रहता है 1/ओमेगा सी, ओमेगा यानी 2πf और बाद में 1/2πfc हो गया, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये लिखने का ऐसा बराबर, और बाद में बोलने का एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंट कंडीशन। और फिर एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी को सॉल्व करके दिखाओ तो आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएंगी, जो आएंगे f0 इक्वल्स टू 1/2π√LC, दैट्स इट। चलो, ये होने के बाद फिर आप लोगों ने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना कि रेजोनेंट कंडीशन पे क्या होता है। तो पहला पॉइंट एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होता है, दूसरा पॉइंट वी एल इक्वल्स टू वी आर होगा, बराबर है ना। तीसरा पॉइंट अगर वी एल इक्वल्स टू वी आर हो गया तो यू कैन राइट वी इक्वल्स टू वी आर ऑल्सो। आई मैक्सिमम रहेगा करंट, पावर फैक्टर 1 रहेगा, जेड इक्वल्स टू आर हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर लिखना, बहुत सारे, राइट। और फिर बी एच कर्व वगैरह जो क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ऐसा आपका थर्ड लेसन है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी ऐसा आ सकता है। तो न्यूमेरिकल्स आपको बहुत इजी जाएंगे। न्यूमेरिकल जब भी पढ़ते हो, सेकंड लेसन के हो, थर्ड लेसन के हो कि फोर्थ लेसन के हो, पहले वो जो न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल जो है वर्डिंग्स वाले वो पढ़ोगे तो वो कौन से टॉपिक के साथ मैच होते वो देखने का बराबर, ठीक है। चलो, फिर उसके आगे अपन ने देखा है यूनिट नंबर 4 दैट इज़ पॉलीफेज सर्किट। तो उसमें भी इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बोला था कि जब एक सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं वो घूमेगा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को कट करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, कॉल्ड एज सिंगल फेज इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन ऐसे में बहुत सारे करंट कैरिंग कंडक्टर रखता हूँ तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को कट करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, कॉल्ड एज व्हाट, पॉलीफेज इंड्यूस ईएमएफ। बट इन इंडिया एज फार एज जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंसर्न, 3 फेज चीपर है एज कम्पेयर टू एनी अदर फेजेस, इसलिए इंडिया में ज़्यादातर 3 फेज ही अपन यूज़ करते हैं। ये सब लिखने का, जो भी 3 फेजेस रहेंगे वो इक्वली इंक्लाइन बाय एन एंगल ऑफ 120 डिग्री रहते हैं, वो सब कुछ आप लोगों ने उसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट, उसके बाद फिर एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज और सिंगल फेज, ये टॉपिक अपन ने पढ़ा था। तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को 4-5 एडवांटेजेस भी बोले थे, बराबर है ना। 3 फेज चीपर है एज कम्पेयर टू व्हाट, सिंगल फेज।
थ्री फेज़ में जो कॉपर वाइंडिंग लगती है वो कम लगती है एज़ कम्पेयर टू व्हाट सिंगल फेज़। फिर मोटर सेल्फ स्टार्टिंग रहती है, पावर फैक्टर एंड इफिशिएंसी भी बहुत अच्छी रहती है, ये सब कुछ लिख के आने का। और फिर उसके अंदर अपन ने थ्री फेज़ इंड्यूस ईएमएफ जो है उसका डेरिवेशन देखा था, जनरेशन। और फिर उसके बाद अपन ने दो टॉपिक पढ़े, स्टार एंड डेल्टा, वो दोनों के दोनों टॉपिक पेपर में आएंगे। फिर अपन ने बैलेंस थ्री फेज़, उसके बाद करंट थ्रू न्यूट्रल एंड पावर कैलकुलेशन ये देखा था। पावर आया था √3 VLIL cos phi इन स्टार एंड डेल्टा बोथ, वही आया था। स्टार एंड डेल्टा का जो डेरिवेशन है कोई भी नहीं छोड़ेगा, और उसके जो फेजर डायग्राम्स वगैरह है वो कैसे निकालना वो बोले थे। ये क्वेश्चन कंपलसरी पेपर में रहेगा, इजंट इट? तो कोई भी छोड़ना मत ये डेरिवेशन को, मस्त डायग्राम निकालने का और डायग्राम को एक्सप्लेन करने का, फेजर डायग्राम निकालने का, कैलकुलेशन करके दिखाने का। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, स्टार एंड डेल्टा का क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। और जब आपको इतना पता आने वाला है, जो आपको श्योर शॉट 7 मार्क से लेकर तो 14 मार्क देने वाला है, फिर भी अगर आप लोग प्रिपेयर नहीं करते तो आपको क्या ही बोले यार। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, मार जाने को नहीं होना। चलो, तो ऐसा था आप लोगों का फोर्थ लेसन। फोर्थ लेसन के न्यूमेरिकल अच्छे से प्रिपेयर करना, क्लास में सब लिए। चलो, फिर अपन ने लिया था फिफ्थ लेसन, दैट इज ट्रांसफार्मर एंड डीसी मशीन्स वगैरह। तो इनिशियली ट्रांसफार्मर का बेसिक्स अपन ने पढ़ा था कि व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफार्मर, इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अगर इंक्रीज करता है तो उसको अपन बोलेंगे स्टेप अप, और डिक्रीज करता है तो उसको बोलेंगे स्टेप डाउन, बराबर है ना। अब डिपेंड करता है कि सप्लाई क्या देते हो आप लोग। सो डिपेंडिंग अपॉन दी सप्लाई, ट्रांसफार्मर को कैटेगराइज किया अपन ने दो इसमें, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा कौन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। सो सॉरी, डिपेंड्स अपॉन दी सप्लाई वेदर इट इज सिंगल फेज और थ्री फेज, उसको अपने कैटेगराइज किया था सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर। फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू ट्रांसफर वर्किंग प्रिंसिपल, तो पता है इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो उसके पहले, कंस्ट्रक्शन के पहले मैंने आपको जानबूझ के लॉसेस पढ़ाए थे, कोर लॉस एंड कॉपर लॉस, और इधर के इधर प्रिपेयर भी करके लिए थे। कोर लॉस में अपन ने पढ़ा था कि जो लॉसेस कोर में होते हैं उसको कोर लॉस बोलते हैं। पहले के ज़माने में कोर इज मेड अप ऑफ आयन, तो इसलिए उसको आयन लॉस भी बोलते हैं। अब उसमें दो लॉसेस होने लग गए थे, एक कौन सा था, हिस्टेरिसिस लॉस, और दूसरा था एडी करंट लॉस। अब हिस्टेरिसिस लॉस क्यों होता था, बिकॉज ऑफ रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर, जो मैंने आपको कंसेप्ट BH कर्व के टाइम पे समझा के दिया था। अब उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, तो लोहे के जगह पे हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील यूज़ करो, तो वो लॉस कम होगा, मिनिमाइज होगा। फिर हर एक मैग्नेटिक सर्किट को एयर गैप रहता है, तो वहाँ से फ्लक्सेस लीक होते हैं जिसके कारण एडी करंट लॉस होता है। उसको मिनिमाइज कैसे करें, बाय यूजिंग थिन लैमिनेटेड प्लेट्स कोटेड और वर्निश विथ इनेमल, बराबर है ना। और बाद में एक बार जब मैग्नेटिक फ्लक्सेस बन जाते हैं तो फिर वो वैनिश नहीं होते जल्दी से, इसलिए फ्लक्स कांस्टेंट हो गए, तो जिसके कारण ये लोड को अपन, ये लॉस को कांस्टेंट लॉस भी बोलते। तो इतना सारा अपने को लिखना है कोर लॉस में। अब ऐसे ही मैंने आप लोगों को कॉपर लॉस भी पढ़ाया था, वो भी देख के जाओ। और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन में ये सारी बातें आना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन में आप लोग कुछ भी लिखते हो तो कुछ भी मत लिखना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना बराबर। पहला लैमिनेटेड स्टील कोर, उसको एक्सप्लेन करना प्रॉपरली कि कोर के अंदर लॉसेस होते हैं, इसलिए जो कोर मटेरियल रहता है वो हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील लेंगे, और क्यों लेंगे, क्या लेंगे, वो भी डिस्कशन करना जो अपन ने कोर लॉस में लिखा था। फिर ऐसा डिज़ाइन किया जाएगा सो इट विल प्रोवाइड अ पाथ ऑफ लो रिलक्टेंस। फिर वाइंडिंग, जो सेकंड पार्ट है कंस्ट्रक्शन में, वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग, उसके अंदर के लॉसेस क्या होते हैं वो सब कुछ लिखने का। फिर ट्रांसफार्मर टैंक, दिस होल असेंबली इज केप्ट इनसाइड द टैंक विच इज़ नोन एज ट्रांसफार्मर टैंक। ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर क्या रहता है, ऑयल रहता है। फिर ऑयल के प्रॉपर्टीज़ क्या रहता है, ऑयल का पर्पस क्या रहता है ऑयल रखने का, कि इट विल प्रोवाइड इंसुलेशन, कूलिंग एज वेल एज व्हाट, लुब्रिकेशन, बराबर है। लेकिन सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से ऑयल का कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सपांशन होगा। सो समर सीजन में अगर ऑयल का एक्सपांशन होता है या विंटर सीजन में ऑयल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एक एयर गैप क्रिएट हो जाएंगे, वहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएंगी, जिसके कारण बाहर का जो मॉइस्चर है वो ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर आ सकता है, जिसके कारण जो ऑयल के जो गुणधर्म है उसको धक्का लगेगा। इसीलिए अपन वहाँ पे फिर नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ करते हैं उसको अपन बोलते हैं कॉन्जर्वेटर। तो कॉन्जर्वेटर क्या रहता है, इट इज़ ए एयर टाइट मेटल ड्रम। वो क्या करेगा, बाहर का मॉइस्चर अंदर आने नहीं देगा। फिर वहाँ पे ब्रीदर असेंबली रहता है, वो क्या करता है, अगर इनकेस बाहर का मॉइस्चर अंदर आ भी गया तो उसके अंदर सिलिका जेल वगैरह रहता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, इजंट इट ना। तो ये पूरा आप लोगों को अच्छे से ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखना है।
अब ट्रांसफार्मर का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो है ईएमएफ इक्वेशन। ये भी पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये प्लीज़ छोड़ना मत, राइट। तो चलो इतना सब आता है, फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसफर वो तो सब आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो। कंस्ट्रक्शन एंड ईएमएफ इक्वेशन, ये दो क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ना मत। तो बाकी का आपको पता है फिर। और उसके बाद अपन ने लिया था फिर डीसी मशीन, जिसके अंदर डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर पड़ा था। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल में, और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल में। फिर डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम रहता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग अलग अलग है। एक का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्लेमिंग्स रूल के ऊपर डिपेंड है, तो दूसरे का प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर डिपेंड है, जनरेटर का। तो वो दोनों भी आप लोगों को आता है। अभी मैं इतना भी डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है, और एक क्विक रिवीजन आप लोगों को देना है। मैं बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ सब। फिर उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम रहता है, वो एक्सप्लेन करना है। उसके अंदर फील्ड सिस्टम रहता है, आर्मेचर रहता है। फील्ड सिस्टम स्टैटिक पार्ट है जिसके अंदर योक रहता है, पोल्स रहते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करना। आर्मेचर के अंदर आर्मेचर कोर एंड आर्मेचर वाइंडिंग, उसको एक्सप्लेन करना। फिर कम्यूटेटर क्या रहता है, जो एसी का डीसी में कन्वर्जन करता है, डीसी का एसी में कन्वर्जन करता है, डिपेंड कि मोटर है कि जनरेटर है। फिर ब्रश होल्डर्स एंड ब्रश असेंबली, इसके बारे में लिखना है आप लोग, राइट। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज एंड शंट मोटर, वो वाला क्वेश्चन छोड़ना मत किसी ने भी। और फिर एप्लीकेशन भी थोड़े बहुत पढ़ के जाना। तो ऐसा आप लोगों का ये 5वां लेसन है, ट्रांसफार्मर एंड डीसी मशीन्स, राइट। चलो फिर उसके बाद सिक्स लेसन तो बहुत ईजी है, जिसके अंदर पहले प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है ना। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं उनको अपन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट 3 टाइप्स के हैं, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग, है ना। तो उसके बारे में भी बहुत सारा मैंने आप लोगों को क्लियर किया, और इधर किधर ही क्लियर करके लिया था। अब डैम्पिंग टॉर्क क्या रहता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या रहता है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म क्या रहता है, वो भी समझाया था। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD is always directly proportional to current. Controlling torque is always directly proportional to theta, that is the angle of deflection, and at equilibrium TD equals to TC. So current directly proportional to theta. करंट बढ़ाओ तो थीटा बढ़ेगा, या थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसा बोल सकते हो। इधर करंट बढ़ा रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो व्हीकल, तो ऑटोमेटिकली जो स्पीडोमीटर का जो पॉइंटर है वो बढ़ते जाएगा ना, इजंट इट ना। हाँ यस, तो यही तो कंसेप्ट है उसके अंदर। अब उसके अंदर के बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, तो उसमें से पहला टॉपिक है PMMC इंस्ट्रूमेंट। प्लीज़ किसी ने भी छोड़ना मत, बराबर डायग्राम, उसका कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, सब अच्छे से करना। नेक्स्ट उसके बाद का जो सेकंड क्वेश्चन है ये लेसन का, वो है इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वैटमीटर। ये भी क्वेश्चन किसी ने छोड़ना मत, बराबर उसका कंस्ट्रक्शन, उसका डायग्राम, उसका वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह सब एक्सप्लेन करके आना प्रॉपरली। फिर इसके बाद एक लिया था इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, तो वो भी अच्छे से करना, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, अब बाकी के इजी है, फिर बाकी के कौन से प्रिकॉशन कौन कौन से लेंगे आप लोग वाइल हैंडलिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये तो आता है आपको, गूगल पे भी मिल जाता है, नोट्स में भी अपने बहुत अच्छे से करके जाना। हैंड ग्लोव्स पहनो, रबर स्लीपर चप्पल पहनो, है ना, यस। फ्यूज़ लगाओ, MCB लगाओ, तो ये पता है आपको, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स लिख के आना। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ अर्थिंग क्या रहता है और क्यों नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग है। उसमें प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, ये आता है। बस हो गया आप लोगों का, इतना ही तो है। और ये सब आपको देखो, अभी मैंने जो रिवाइज करके दिया फर्स्ट लेसन से आखिरी लेसन तक, तो आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि हमको सब आता है भाई, फिर डरना काहे को, बी कॉन्फिडेंट। और इतना जो पूरा थ्रू आउट द सेमिस्टर अपन ने मेहनत लिया, अब कल वो दिन आ गया कि जहाँ पे आप लोगों को रॉक करना है। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे सारे स्टूडेंट के ऊपर कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से कल पेपर लिख के आने वाले हो। एकदम साफ़ सुथरा लिखना, बिल्कुल खोड़ताड़ बिल्कुल करायची नहीं। कल अगर आप लोग का पेपर है, डिस्टर्ब होना ही नहीं आप लोगों ने, मस्त बिल्कुल इनिशियली आज ही जो हॉल टिकट है, पेन पेंसिल रबर जो भी है वो बैग में डाल दो, कल टाइम पे भूलना मत, राइट। और थोड़ा 10-15 मिनट अगर पहले जा रहे हो तो एकदम शांति से बैठो, बिल्कुल कोई डिस्टर्ब मत करना माइंड को। इनिशियली वही बोलना हर बार का, आप लोग कितने भी होशियार हो, ये इंजीनियरिंग के पेपर्स हैं, ये कोई 10th स्टैंडर्ड या 12th के स्टैंडर्ड के पेपर नहीं है। यहाँ पे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, इसीलिए पहले तो 20, 25, 30 मार्क का पेपर ऐसे लिख के आने का जो एकदम परफेक्ट आप लोगों को आता है। अब इलेक्ट्रिकल में तो आपका ऐसा होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, यानी ऑलमोस्ट सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आप लोग को दिखेंगे ये सर ने लिया है। एक आधा क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है तो वो भी आपको समझ जाएगा। अब अपन ने इतना डिटेल में पढ़ाई किया कि आपको सब आएगा।
हर बार एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत तो भी नया कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगर इन केस ऐसा हो गया, हर बार मेरा ट्रू होता है सब, जो भी मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब कुछ दिया है, तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि बिल्कुल गोंधळायचं नहीं पेपरच्या वेळेस, एकदम साफ सुथरा और एकदम अच्छे से पेपर लिखना। अब सबसे पहले 20, 25, 30 मार्क का पेपर आप लोगों ने ऐसा लिखना जो एकदम परफेक्ट आप लोगों को आता है। फिर वो क्वेश्चन पहला हो कि आखिरी हो, कोई भी हुआ तो चलता, लेकिन पहला क्वेश्चन, पहले 4-5 क्वेश्चन ऐसे लिखो जो एकदम परफेक्टली आप लोगों को आते हैं, राइट। इसके वजह से क्या होंगे, आपका पेपर में लिंक लगेगा। और कीप इन द माइंड, आखिरी तक आप लोगों को टाइम पुरने वाला नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने का और एकदम अच्छे से पेपर लिखने का पूरा, इजंट इट। अगर इनकेस ऐसा हो जाता है कि एकदम गंदा क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लिया जो आपको डिफिकल्ट जा रहा और आ नहीं रहा, तो इससे क्या होता है कि आप लोगों का यार कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। आपने 0 मार्क्स का अटेम्प्ट किया हुआ रहेगा, घड़ी में देखोगे तो 9:30 बज गए और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे फिर। इसलिए बचा हुआ टाइम बहुत सारा है, 2-2.5 घंटे बचे हुए, फिर भी दिल की धड़कन ऐसी बढ़ती है कि आगे साला जो आना है वो भी नहीं आता। इसीलिए पहले 20, 25, 30 मार्क का पेपर एकदम परफेक्ट लिखना, राइट। तो अभी आप सभी लोगों को सब आता है, कॉन्फिडेंट रहना एकदम। बहुत बार रिवीजन दिया, बैच भी बहुत सही ढंग से हुई और सब कुछ आप लोगों का करके लिया। और आप लोगों, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर, मैंने बैच में सब करके लिया है। एकदम ग्राउंड लेवल से आप लोगों को धीरे धीरे उठाया है, राइट। तो बस मस्त पेपर लिख के आओ और पेपर होने के बाद हो सके तो मिलो या कॉल वगैरह करो कि सर हमने इतना इतना लिख के ऐसा ऐसा पेपर किया। क्योंकि आप लोग उधर पेपर देते हो, इधर मेरी भी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई रहती है, मैं भी ऐसा फील करता हूँ कि मैं भी आपके एग्ज़ाम सेंटर में हूँ। तो इसीलिए तुरंत पेपर होने के बाद मुझे एक आधा फ़ोन मैसेज यानी मेरे से कांटेक्ट करो, सो दैट कि मुझे भी लगेगा चलो यार मेरे सभी स्टूडेंट का पेपर अच्छा गया, राइट। चलो, ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर पेपर एंड डू वेल। थैंक यू।